नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है प्लांट प्रोपोगेशन, यानी कि प्लांट का जो हम बढ़ाते हैं प्लांट्स को, एक प्लांट से दूसरा पौधा तैयार करेंगे वो किस प्रकार से तैयार करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स उसमें रहेगी, क्या क्या चीजें हम उसमें शामिल करेंगे, उन सभी की बातें करने वाले हैं और सभी को एक तरफ से देखने वाले हैं कि क्या क्या जो चीजें हैं उनको आज हम कवर करने वाले है। तो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट प्रोपोगेशन का। किसका है? प्लांट प्रोपोगेशन का। प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जब हम प्लांट को बढ़ाएंगे यानी कि पौधे से नया पौधा तैयार करेंगे तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स काम मिलेंगे, या जो नया पौधा तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि एक चीज होती है प्रजनन। क्या होती है? प्रजनन, यानी कि पौधों में जनन होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। और प्रजनन दो प्रकार का होता है। प्रजनन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। यहाँ तक की चीजें हम पहले की क्लासेज है, चाहे 12th हो 10th हो, वहां पर हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। फिर भी एक बेसिक सा हम ये देख सकते हैं कि लैंगिक जनन में माता और पिता दोनों के गुण समान रूप से आते हैं और संतति में दिखाई देते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में या तो माता या पिता जो भी दोनों में से एक के ही गुण हमें दिखाई देते हैं, दूसरों के गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम बात करेंगे आगे जो प्रोपोगेशन की हमारी विधियां रहेगी इसी के आधार पर रहेगी। पहला तो रहेगा कि लैंगिक जनन के आधार पर प्रोपोगेशन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे किस प्रकार से। उसमें हमारी जो मुख्य भूमिका की जो चीज रहेगी वो है बीज। क्या है? बीज, यानी कि बीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्रजनन की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी कि प्रजनन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बीजों के द्वारा हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं, एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन बीजों के द्वारा कुछ फायदे हैं और बीजों के द्वारा ही कुछ नुकसान है। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। फायदा तो यह है कि बीजों में क्या होते हैं? माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं, तो नए नए वेरिएशंस आते रहते हैं, नए नए लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिखाई देते रहते हैं। दूसरी तरफ जो अलैंगिक विधियां हैं इनमें हमको जो लक्षण है वो एक ही, या तो माता से या पिता से एक ही जनक से दिखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो नए लक्षण है वो दिखाई नहीं देते हैं, वो सेम टू सेम किसके होते हैं? उनके जो पहले जनक थे उन्हीं के अनुसार सेम टू सेम उनकी प्रजनन जो संतति है वो दिखाई देती है, जो उनका प्रजनन के फलस्वरूप जो संतति बनती है वो दिखाई देती है। फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फास्ट होता है। फास्ट का मतलब इनसे हम जल्दी से संततियां प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से उपज प्राप्त कर सकते हैं, और एक थोड़े समय में हम यदि ज्यादा उपज लेना चाहे तो ये प्रक्रिया हम अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, बड़ा कोई पेड़ पौधा है, यदि हम आम से जो आम की गुठली द्वारा यानी कि उसके सीड द्वारा बीज तैयार करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसके बजाय यदि हम जो आम की अदर टेक्निक्स है, अलैंगिक जनन की टेक्निक्स है, उनसे यदि हम तैयार करेंगे तो जल्दी से पौधे तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार हम और देखते हैं, जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे पुदीना है। पुदीना में हम ये कहते हैं कि आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पर मुख्य रूप से जो उनकी जो तना है उसी से नया प्रोपोगेशन देखने को मिलता है, नई संतति प्राप्त होती है और जल्दी से बहुत दूर तक वो फैल जाता है। ऐसा ही दूब घास में होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमें किस में देखने को मिलती है? अलैंगिक जनन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही चीजें हमें कहां देखने को मिलती है? अलैंगिक जनन में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो लैंगिक जनन में तो आपको सीधा सीधा एक ध्यान रखना है कि बीज ऐसा प्रकार है जो लैंगिक जनन का एक तरह का लैंगिक जनन से होने वाला प्रवर्धन है, जो हम कहेंगे प्लांट प्रोपोगेशन है। ठीक है, प्रोपोगेशन का मेथड है। तो एक मेथड तो ये हो गया बीज द्वारा, ठीक है, जिसको हम लैंगिक जनन भी बोल सकते हैं। दूसरा मेथड की बात करते हैं। दूसरा हमारा मेथड है अलैंगिक जनन की मेथड, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ही हमारा मुख्य टॉपिक उठता है। अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखो अलैंगिक जनन कैसे कैसे हो सकता है। अलैंगिक जनन में हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें एक मेथड तो यह रहेगा
कि आपने सुना होगा कलम, कलम यानी कटिंग, कलम लगाना। कलम का मतलब होता है पौधे का जो तना है उसको प्रोपोगेशन के रूप में इस्तेमाल करना, ठीक है, कलम। अब कलम में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, हम तने को इस्तेमाल कर सकते हैं या मुख्य रूप से तने को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ पौधों में पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पौधों में और भी जो अंग होते हैं पौधे के उनका इस्तेमाल करके नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें लिखेंगे भाई तना ही काम में लेते हैं। और तने में 3 प्रकार होते हैं, तने में हमें 3 प्रकार देखने को मिलता है। एक हम बोलते हैं हार्डवुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, कटिंग हम कहेंगे कलम को, कटिंग हम किसको बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग, ठीक है। तो ये हार्डवुड यानी कि सख्त लकड़ी जो होती है उसके द्वारा। इसके अलावा एक होती है जो मीडियम, मीडियम यानी मध्य नेचर की, ना तो ज्यादा हार्ड होती है और ना ज्यादा कम होती है, सॉफ्ट होती है। और तीसरी होती है सॉफ्ट, सबसे ज्यादा सॉफ्ट। इसके लिए हम कहते हैं ये 1 साल से ऊपर तक की होती है, यानी कि ये जो ब्रांच जिसको हम कटिंग के लिए काम में लेते हैं वो 1 साल से ऊपर की होती है, यानी कि इसमें ज्यादा समय लगता है। दूसरा है ये लगभग 1 सीजन की होती है, 1 सीजन पुरानी, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने इसको लग जाते हैं तैयार होने में कटिंग को, ठीक है। यानी कि कटिंग के लिए जो हम ब्रांच लेते हैं वो 3 से 4 महीने की होती है। सॉफ्ट की बात करें तो ये लगभग 10 से 15 दिन की नई ब्रांच होती है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, प्रोपोगेशन में करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड आता है वो है अपना लेयरिंग, क्या बोलेंगे इसको, लेयरिंग। और लेयरिंग में अलग अलग होती है। लेयरिंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं जो ब्रांच है पौधे की, मान लो ये कोई ब्रांच है, ये अलग अलग ब्रांचेज है, इस ब्रांच को हम जो ऊपर की बार्क होती है उसका छिलका होता है उसको हटाकर, उस छिलके को हटाकर उसकी जगह या तो हम कोई मान लो जो मोस घास होती है, समुद्री घास होती है, उसको बांध देते हैं। अब उसको बांधने से क्या होता है, थोड़े दिनों बाद में उसमें जड़ें दिखाई देती है, जड़ें निकल जाती है। फिर जड़ें निकलने के बाद में यहाँ से काट कर उसको हम नई जगह ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे गड्ढे में नई जगह ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एक मेथड तो ये होता है जिसको हम बोलते हैं गुट्टी दाब, यानी कि लेयरिंग को हम दाब बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और इसको जो स्टोन लेयरिंग बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा सिंपल लेयरिंग और कंपाउंड लेयरिंग 2 चीज होती है। एक हम ये कर सकते हैं कि ये जो लेयर है यदि ब्रांच सॉफ्ट है और झुकने वाली है तो इसको मिट्टी में यहाँ से दबा देंगे, छिलके को उतार कर यहाँ से क्या कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। अब लगातार ये जब दबी रहती है यहाँ से, तो यहाँ से ये जड़ें दे देती है, क्या दे देती है, जड़ें। फिर इसको यहाँ से काट कर हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, नए पौधे के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से हमें नींबू में इसमें दिखाई देती है, नींबू में देखने को मिलती है। इसके अलावा शीशम में भी देखने को मिलती है। ये चीजें हमें कहाँ, वहां देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है जो बहुत लंबी होती है, उनको हम कंपाउंड लेयरिंग के रूप में देखते हैं, जिसमें हम 2-3 जगह से उसको दबा देते हैं। एक यहाँ से दबा दिया, एक यहाँ से दबा दिया, तो जितनी जगह से दबाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें पौधे प्राप्त हो जाएंगे। इनको काट काट कर हम क्या कर लेंगे, अलग पौधों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। लैंगिक जनन में अलग अलग मेथड देखने को मिलता है जिनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा से। अब परिभाषा जो पौध प्रवर्धन है यानी कि प्लांट प्रोपोगेशन है, उसकी परिभाषा क्या होगी, फलों व फूलों के पौधों की संख्या, यानी कि पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए बीज या वानस्पतिक तरीकों का प्रयोग करना ही पौध प्रसारण है। यानी कि पौधे का प्रसार करेंगे, इसके लिए या तो हम इस्तेमाल करेंगे बीज। जब हम बीज का इस्तेमाल करें तब उसको लैंगिक जनन बोल देंगे, क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। और जब हम इस्तेमाल करते हैं वानस्पतिक तरीकों का, वानस्पतिक तरीकों का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वनस्पति वाला भाग, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो फूल हो या किसी भी प्रकार की जड़ हो, उनका इस्तेमाल करके जब हम नए पौधे तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं वानस्पतिक तरीका, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बात करते हैं, ये प्रोपोगेशन 2 प्रकार का, मुख्य रूप से प्रसारण की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक या बीज द्वारा। यदि लैंगिक जनन हो रहा है तो उसी को हम कहेंगे बीज द्वारा प्रसारण। ये नॉर्मली कुछ पौधों में ही देखने को मिलता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें लंबे समय तक बीज नहीं लगते हैं या बीज लगने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है, तो इतना वेट किसान नहीं करना चाहता है। तो इस ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दूसरे वेजिटेटिव ऑप्शन उपलब्ध
करते हैं। अब देखो यहाँ पर बीज में क्या क्या होता है। बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है और इसमें पपीता और फालसा में मुख्य रूप से इसको काम में लेते हैं। पपीता में क्या होता है कि तना, मुख्य रूप से तना या उसकी ब्रांचेस तो बहुत कम दिखाई देती है पपीता में। यदि जो तना है वो भी क्या होता है, जैसे ही उसको काट कर मान लो दूसरी जगह लगाना चाहे तो वो सक्सेस नहीं होता है, तो इसके बीज ही काम में लेते हैं और फालसा के भी आपको बीज ही काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है। इस विधि से उत्पन्न पौधों में मात्र पौधे से अधिक भिन्नता होती है, यानी कि इनमें क्योंकि माता और पिता दोनों के लक्षण दिखाई देंगे तो हम कहेंगे कि इनमें जो है विभिन्नता ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है। ये रोगों के प्रति सहनशीलता भी ज्यादा होगी, कीटों के प्रति भी सहनशीलता ज्यादा होगी और साथ में जो एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके प्रति यह सहनशील ज्यादा होंगे। ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। जो बीजों वाला मेथड ही है उसी के लाभ है। कुछ लाभ क्या है, एक तो ये इजी मेथड है, किसी प्रकार का कोई झंझट ही नहीं, बीज लिया, बीज को चौप दिया, यानी कि बीज को लगा दिया और बीज से नया पौधा तैयार हो गया, तो सिंपल है। दूसरा कम वे, खर्चा नहीं हो रहा है। तीसरा जीवन काल अधिक होता है। जीवन काल अधिक होने का मतलब लंबा टाइम लगता है। सीड को लगाएंगे, सीड जर्मिनेशन करेगा, पौधा बनाएगा, उसके बाद में फल लगेंगे, तो एक लंबी प्रक्रिया है। फलों की संख्या पेड़ों पर अधिक आती है। पेड़ों का आकार बड़ा होता है। कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता है। ठीक है। उन्हें बीज के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जैसे पपीता और फालसा। नई प्रजातियां इस विधि से निकाली जा सकती है। इन पौधों में प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। ठीक है। क्योंकि नए नए लक्षण आते हैं तो प्रतिरोध क्षमता भी इनमें ज्यादा होंगी, वेरिएशन ज्यादा होने के कारण। आगे बात करेंगे। दूसरा जो मेथड है वो है अलैंगिक जनन या वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है। जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उनके द्वारा प्रवर्धन करना। ठीक है। तो बीजों के अतिरिक्त यदि हम पौधे के किसी भाग को काम में लेते हैं तो उसको हम असेक्सुअल प्रोपोगेशन या अलैंगिक जनन कहते हैं। वानस्पतिक प्रसारण के लाभ क्या है? अब लाभ में देखो, एक तो जल्दी से काम हो जाएगा, फास्ट होगा और बहुत सारे पौधे हम क्या कर सकते हैं, एक ही पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधे पैतृक पदार्थ के बिल्कुल समान रहेंगे। यदि हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी बदलाव है वो नहीं हो प्रोजेनी में, यानी कि संतति में, तो हम ये मेथड काम में ले सकते हैं। स्वतः ही आए हुए द्विगुणित जो कैरेक्टर है वो केवल इस विधि द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। बीज रहित पौधों का प्रसारण इस विधि द्वारा संभव है। साइज में छोटे होने से प्रति हेक्टेयर संख्या अधिक होती है। पौधे क्या होते हैं, इनके छोटे होते हैं तो प्रति हेक्टेयर संख्या बढ़ जाती है। कर्तन, हार्वेस्टिंग, स्पेयरिंग आदि में कम व्यय होता है, खर्चा कम होता है क्योंकि एक समान होते हैं और जो साइज है वो भी कम होती है, तो आसानी से हम स्प्रेयर ये कर पाते हैं। निम्न श्रेणी के वृक्ष में उच्च परिवर्तन किए जा सकते हैं। फल वृक्ष से अपेक्षाकृत जल्दी फलने लगते हैं। जो फल है वो हमें जल्दी से प्राप्त होते हैं जो अदर मेथड है उसकी बजाय। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें लाभ के रूप में किसमें देखने को मिलती है, वानस्पतिक प्रसारण में। अब वानस्पतिक प्रसारण की कुछ हानियां भी है। पौधे का जीवन काल छोटा होता है, कम जीवन काल होता है। इस विधि में नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती है क्योंकि वेराइटीज कैसे बनेगी, जब नए लक्षण आएंगे, और जब नए लक्षण ही नहीं आएंगे तो इसमें हम जानते हैं कि नए लक्षण नहीं आते हैं। जो पैतृक होता है उसी के समान क्या होता है, पौधा होता है। ठीक है। इस विधि में सभी पौधे संभव नहीं है, यानी कि इस विधि में सभी पौधों में करना इसको संभव नहीं है। जैसे पपीता में, फालसा में, इनमें नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बीज के द्वारा ही क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। अब ये यहाँ से मेथड स्टार्ट होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, मेथड स्टार्ट होते हैं। बीज परिवर्धन के मेथड को हम पढ़ चुके हैं, इसमें सारी बातें हमने कवर कर ली है। वानस्पतिक परिवर्धन का हमने जो लाभ और हानि है वो देख लिया है। अब हम देखेंगे एक तो कलम और एक दाब, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है। कलम और दाब को देखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि विभाजन को इसको हम लास्ट में लेंगे, और कलिकायन और उपरोपण, ये तीनों जो मेथड है इनको, क्योंकि आपके सिलेबस में भी इसको 2 क्लास में दे रखा है तो हम भी इसको 2 क्लास में कवर करेंगे। आज कलम और दाब को, लेयरिंग को कवर कर लेंगे और कल हम विभाजन को, कलिकायन को और उपरोपण को, यानी कि ग्राफ्टिंग को, इनको हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कलम से। कहां से स्टार्ट करेंगे, कलम से। अब कलम क्या होता है, सीधा सा एक तना होता है, तने को हम काट कर क्या करते हैं, मिट्टी में लगा लेते हैं और लगाकर उससे नया पौधा प्राप्त होता है। जैसे आपने सहतूत देखा होगा, सहतूत का जो तना है उसको कहीं पे भी काट कर लगा दो, उससे नया पौधा बन जाता है। तो कुछ पौधे होते हैं जिनमें आसानी से क्या किया जा सकता है, कलम लगाई जा सकती है। कुछ पौधे होते हैं जिनमें कुछ मेजरमेंट करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ दवा का इस्तेमाल या हार्मोन्स का इस्तेमाल करके हम नए पौधे तैयार करते हैं। ठीक है।
तो प्लांट प्रोपोगेशन की ये एक प्रचलित विधि है, काफी पॉपुलर है। इसमें प्लांट किसी भी वानस्पतिक भाग को काटकर अनुकूल माध्यम यानी कि फेवरेबल एनवायरनमेंट में लगाया जाता है। इस भाग से कुछ समय बाद में क्या निकलती है, रूट्स निकलती है और उनसे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। जो कटिंग होती है उसको 45 जो है एंगल पे लगाया जाता है। ऐसे मान लो ये आपका वो था बेग था जिसमें हम लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा लगाया जाता है 45 डिग्री पे कलम को। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पे पानी ना ठहर सके, ठीक है, इस पे पानी ना ठहर सके ताकि ये खराब ना हो। इसके अलावा जब हम कलम काटते हैं तो लगभग ये 21 सेंटीमीटर की कलम रखते हैं हम। कितने रखते हैं, 21 सेंटीमीटर की कलम रखते हैं। और कलम में काटते समय हम इन कोनों को, इधर वाले कोनों को तिरछा काटते हैं। तिरछा इसलिए काटते हैं ताकि पानी इकट्ठा ना रहे और पानी फिसल कर नीचे आ जाए, क्योंकि पानी क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है, इसको सड़ा देता है। तो उसको रोकने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देख लो, यहाँ आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है। जैसे ये कोई पौधा था, उसका हमने यहाँ से तना काट लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, तना काटा और कटिंग को हमने यहाँ पे लगा दिया। कटिंग को नए पौधे में लगा दिया। सेंड थी और सोइल के जो कंपोनेंट थे उनमें हमने क्या किया, इसको लगा दिया। अब लगाने के कुछ दिनों बाद में पहले तो ये पत्तियां ये तो सूख जाएगी, क्योंकि पोषण नहीं मिलेगा तो ये तो सूख जाएगी। फिर नई ब्रांच स्टार्ट होगी, यहाँ से नई पत्तियां स्टार्ट होगी जो आपको देखने को मिलेगी नई कटिंग के रूप में। किसके रूप में, नई कटिंग के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कटिंग है। कटिंग में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कटिंग का जो ऐसी कटिंग होती है सिंपल सा, एक तो कटिंग को आपको 45 डिग्री पर झुकाना है। दूसरा ये 21 सेंटीमीटर, लगभग 21 सेंटीमीटर की रखी जाती है। इसके अलावा इसमें जो ये हम सोइल काम में लेते हैं, यहाँ पर जो सोइल डाल रहे हैं इसमें 1:1 रखते हैं। किसका, एक तो जो FIM है यानी कि जो हम खाद डालेंगे उसका आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा हम रखेंगे सोइल का, जो मिट्टी है उसका, ठीक है, इन दोनों में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कलम के अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। ये कलम थी और कलम के अब प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में हम कलम की आयु के आधार पर जिस शाखा को हम काम में ले रहे हैं, यहाँ पर देखो इस शाखा को हम काम में ले रहे हैं, तो इस शाखा की आयु के आधार पर अलग अलग बांटा जाता है। जब शाखा 1 साल से ज्यादा की होती है तब हम कहते हैं कि हार्डवुड कटिंग है ये, तो ठीक है। यदि ये 1 सीजन की है, सीजन का मतलब है 4 महीने, यदि 4 महीने पुरानी है तो उसको हम कहेंगे मीडियम वाली। और यदि बिल्कुल नई है यानी कि 15 से 20 दिन नई है, 15 से 20 दिन की हुई है, तब हम कहेंगे ये सॉफ्टवुड कटिंग है। सॉफ्टवुड कटिंग का मतलब है ये, मतलब जो कलम है वो अभी ताजा ही है, नई नहीं है। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की कटिंग काम में लेते हैं, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम सख्त तना कलम हार्डवुड कटिंग की बात कर रहे हैं। कलम क्या होगी, इसमें 1 साल पुरानी होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर, एवरेज 21 सेंटीमीटर रखा जाता है। अंगूर, अनार इनमें, नाशपाती में, फालसा में, अंजीर में, इनमें काम में लिया जाता है और प्रसारण करते हैं। इसके लिए सुटेबल टाइम नवंबर फरवरी होता है। इसके लिए सुटेबल टाइम सर्दियों का टाइम है, ठीक है, नवंबर से लेकर फरवरी का इसके लिए सुटेबल टाइम होता है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। जो इसमें जो मतलब नई कलम निकलेगी यानी कि फुटान होगी, उसमें टाइम लगता है, इसलिए ऐसा समय चुना जाता है जिसमें जो नमी है वो पर्यावरण में ज्यादा रहे। आगे बात करते हैं अर्ध सख्त यानी कि सेमी हार्ड। इस प्रकार की कलम क्या होती है, 1 मौसम पुरानी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से हम फ्रूट ट्री में इसको काम में नहीं लेते हैं, लेमन क्लास पौधों में किया जाता है। इसके लिए उपयुक्त समय जुलाई से लेकर जून जुलाई होता है, ठीक है, यानी कि बरसात का सीजन होता है। कोमल तने की बात करें तो ये नई है, ठीक है, नई वर्दी होती है, और इसी से नई वर्दी से हम क्या लेते हैं, 7 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक की जो साइज की रखते हैं कलम को, और सेब, नाशपाती आदि में इनको काम में लेते हैं। ये मुख्य होती है, तने को ही मुख्य रूप से हम किस में काम में लेते हैं, कटिंग में काम में लेते हैं। इसके अलावा जो और है, कुछ पौधों में हम जड़ में भी काम में लेते हैं और कुछ पौधों में हम पत्तियों को भी काम में लेते हैं, पत्तियों को भी कटिंग के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब कलम लगाने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे उनको पढ़ लो एक बार, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जो मिश्रण रखेंगे इसकी मैंने बात पहले ही बता दी आपको, 1:1 रखेंगे सेंड का और FIM का, यानी कि मिट्टी का और FIM का जो अनुपात रखेंगे वो 1:1 रहेगा। जो एयर है वो सफिशिएंट उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। जो हवा है वो आपकी, क्योंकि बैग में नॉर्मली हम जब लगाते हैं इस प्रकार का एक बैग होता है जिसमें हम कटिंग लगाते हैं, तो यहाँ से इधर से छेद करना जरूरी है,
ताकि हवा जो है पास होती रहे, ठीक है, किसी प्रकार का जो है यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती रहे कटिंग को, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, जड़ों की ग्रोथ कर सके। तो हवा होनी चाहिए। सदाबहार पौधों में कलम वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु के प्रारंभ में, जबकि जो पर्णपाती है जिनमें पत्ते गिरते हैं उनमें कलम हम स्प्रिंग जो सीजन है उसमें लगाते हैं। कलम को नर्सरी में तैयार करना, यानी कि नर्सरी पर तैयार करना चाहिए नर्सरी में, और 45 डिग्री पर झुकाना चाहिए, ठीक है। 2/3 भाग मध्य तिरछा अंदर रहता है, यानी कि 2/3 भाग को हम अंदर गड़ा देंगे, मिट्टी में गड़ाएंगे, और बाकी भाग को हम बाहर रखेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको कलम में ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है लेयरिंग का, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, जो मुख्य इसका हम ये कहेंगे कि जो ब्रांच है उसकी ऊपर वाली जो छिलका है उसको उतारेंगे और उसको अलग अलग माध्यम से हम क्या करेंगे, दबा देंगे। जब किसी शाखा या तने को मात्र पौधे पर ही उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लेयरिंग बोलते हैं। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, अलग नहीं करते हैं माता से, यानी कि जो पौधा है उससे अलग नहीं करते हैं, उसके साथ में ही हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि छिलका उतार कर चाहे उसको हम मोस घास के द्वारा वहीं पे गुट्ठी बांध देते हैं, जिसको गुट्ठी दाब बोलते हैं, या फिर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग मेथड होते हैं जिनका इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्रांच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबे स्थान पर छाल को, यानी कि जो बार्क होती है उसको उतार लेते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं। इस स्थान पर माध्यम लगाकर ढक देते हैं और बड निकलने का हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद में उसमें रूट से निकल जाती है। आगे बात करते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग की बात करें तो सीधी सी बात है कि एयर का मतलब होता है हवा, है ना, हवा में लेयरिंग करना, यानी कि इसको हम जो मात्र पौधा है उससे अलग नहीं करेंगे और जो ऊपर हवा में है वहीं पे इसको किसी प्रकार से बांध देंगे। तो उसमें मुख्य रूप से बार्क को हटाकर हम क्या करते हैं, जो मोस घास होती है उसको हम पॉलीथीन के द्वारा बांध देते हैं, ठीक है। कोई सोइल हो सकती है, मेन्योर हो सकती है, सैंड हो सकती है, या इसके अलावा एक घास होती है जिसको हम मोस घास बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर रही, मोस घास का इस्तेमाल भी करते हैं आजकल, इसका प्रचलन ज्यादा है क्योंकि इसमें अच्छे से जो है जड़ें आसानी से फैल जाती है, तो इसका हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। नींबू में, अमरूद में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं कर रखी है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है होगी आपको, ये एक तरह की गुट्टी सी है और इसको थैली से चारों ओर से जो पॉलीथीन है उससे बांधकर क्या किया हुआ है, इसको किसी शाखा के साथ बांध दिया गया है। अब यहाँ पर जब जड़ें दिखाई देने लग जाएगी तो जड़ें दिखाई देने के बाद में क्या हो जाएगा, चीजें हमें आसानी से जो समझ में आ जाएगी कि अब इसका है प्रोपोगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अलग अलग मेथड है, ये बार्क उतारना सिखा रहे हैं, ये चीजें हैं जो आपको चित्र को देखकर समझना है। अब गुट्टी दाबते समय क्या क्या सावधानियां रखेंगे, जो हम ब्रांच लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, हेल्दी, डिजीज फ्री, यानी कि रोगों से मुक्त होनी चाहिए। उसकी जो छाल है वो अच्छी तरह से हटाना चाहिए, अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए उसका, ठीक है। लकड़ी को किसी प्रकार का कोई डैमेज, अंदर वाली जो ऊपर वाली छाल है उसके अंदर वाली जो चीजें हैं उसको किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। वर्षा ऋतु में गुट्टी बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है, वर्षा ऋतु ठीक रहती है क्योंकि जो उस टाइम का जो एनवायरनमेंट है उसमें पानी ज्यादा मिलता है, यानी कि नमी ज्यादा होती है। गुट्टी बांधने के लिए उपयुक्त समय फरवरी मार्च व जुलाई, जून जुलाई होता है, जुलाई अगस्त होता है जो कि बरसात का मौसम है। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ये दोनों में अंतर दे रखा है, बेसिक सा क्या अंतर है कटिंग में और लेयरिंग में, तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब ये जो बडिंग वाली बातें हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो गए हैं, एक बीज वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 3 मेथड बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया। वैसे आपके सिलेबस में भी ये 2 क्लास में दे रखा है, तो हम भी इसको 2 क्लास में ही कवर करेंगे क्योंकि एक साथ लंबी हो जाएगी क्लास। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें तीनों मेथड्स को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कि हमने बातें कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। चलो।